बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या इसे हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। इसका ये भी नाम हो सकता है, ये भी हो सकता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है कि हमने तो पहले पढ़े हैं एक्स वाई प्लेन में या 2D जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिसमें हमारे पास एक्स वाई आ जाता था। लाइक हमारे पास एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, तो ये हमारे पास एक प्लेन बन जाता था। जब हमारे पास एक्स वाई और जी यानी कि 3 हमारे पास एक्सिस आ जाएं तो वो हमारे पास स्पेस में चला जाता है, वो 3D हो जाता है, और 3D जो है वो स्पेस होता है। तो जब हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होंगे तो तब प्लेन बनेगा, जब हमारे पास एक्स वाई जी एक्सिस होंगे तो वो बन जाएगी स्पेस। तो एक्स वाई और जी एक्सिस जब होंगे तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो गई है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस होती है और 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। तो ये आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो बेसिकली जो ये हमारे पास सिस्टम बनता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, चाहे वो एक्स वाई की फॉर्म में बन रहा है, चाहे एक्स वाई जी की फॉर्म में बन रहा है, होता वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है उसमें अगर हमारे पास 3D सिस्टम आ जाता है, 3 डायमेंशनल सिस्टम आ जाता है जिसमें एक्स वाई के साथ जी भी आ जाए तो वो स्पेस होती है। तो हम इसे रेक्टेंगुलर स्पेस भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस भी बोल सकते हैं, या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस आ गया है, क्योंकि ये 3D में चला गया। और 3D क्या होती है, R3 जो होता है वो यानी कि ये स्पेस होती है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है तो आप लोग लिख सकते हो कि अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जब हमारे पास कोई एक पॉइंट P आ जाता है, फिर इन सब को हम ड्रा कर लेते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वो हमारे पास सिस्टम बन जाता है, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस होता है। अब इसमें मैंने एक्स वाई जी एक्सिस की बात की है, तो एक बात मैंने पॉइंट की भी की है कि जब हम एक पॉइंट ड्रा करते हैं तो उधर से फिर हम जो है वो एक पूरा सिस्टम बना लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक्स वाई जी एक्सिस आ जाते हैं, 3D स्पेस में आ जाते हैं, तो जब हमारे पास एक्स वाई सिस्टम होगा यानी कि एक्स और वाई सिस्टम होगा तो हम इसे बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। यानी कि जब हमारे पास 2D में आ गया ना एक्स वाई प्लेन, इसी तरह ये हो जाएगा वाई जी प्लेन या वाई जी एक्सिस कह रहे हैं, और ये आ जाते हैं एक्स जी एक्सिस। अब ये जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, वाई जी प्लेन है और एक्स जी प्लेन है, इसका क्या मकसद है, जब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी होती है, यानी कि x का कोई पॉइंट दिया होगा, y का कोई पॉइंट दिया होगा, तो वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन ही बनेगा। z हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए फॉर एग्जांपल, तो एक्स वाई प्लेन जब हमारे पास x और y की जगह पे कोई पॉइंट्स दिए हों तो वो अगर हम उनको ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा z एक्सिस के। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट्स गिवन हों, अगर हम उनको ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगा z एक्सिस के। इसी तरह अगर y और z के पॉइंट्स दिए हों, अगर हम उनको ड्रा करें, y z प्लेन में ड्रा करें, तो वो हमारे पास जो पैरेलल आएंगे वो x एक्सिस के पैरेलल आएंगे। वो जो हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे वो x एक्सिस के
पैरेलल आएंगे। इसी तरह अगर हम एक्स जी के पॉइंट्स हमें गिवन है उनको हम ड्रा करेंगे तो वो वाई के पैरेलल आ जाएंगे। तो इस तरह अगर हमारे पास एक्स वाई के पॉइंट्स हैं तो वो जी के पैरेलल है, अगर वाई जी के पॉइंट्स हैं तो वो एक्स के पैरेलल है, अगर जी और एक्स के पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। अब अगर हमारे पास आ जाते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, यहीं से मैं एक्स एक्सिस की बात करती हूँ, तो यहाँ पे एक्स जो है उसकी वैल्यू होती है और वाई जो है ज़ीरो होता है, जेड भी यहाँ पे ज़ीरो होता है। ये तो आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस पे सारी एक्स की वैल्यूज होंगी, वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी। उसके बाद अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में एक्स भी ज़ीरो होगा और z भी ज़ीरो होगा, यहाँ पे जस्ट y के पॉइंट्स गिवन होंगे। इसी तरह जब z एक्सिस की बात करूंगी तो z एक्सिस में जो है वो x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो होगा और z के पॉइंट्स जो हैं वो गिवन होंगे। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर x एक्सिस है तो उसमें सारे x के पॉइंट्स होंगे, अगर y एक्सिस है तो वहाँ पे y के, z एक्सिस है तो z के, और वहाँ पे x एक्सिस पे y और z ज़ीरो हो जाएगा, y एक्सिस पे x और z ज़ीरो हो जाएगा और z एक्सिस पे जो है एक्स और वाई जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम यही, मैंने आपको लेक्चर जो है वो सेंड भी कर दिया है। अब मैं आपको एक्स वाई जी की जब मैं बात कर रही हूँ, 3D स्पेस की बात कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा प्लेन का भी जिक्र कर लेती हूँ कि एक्स वाई प्लेन की जब हम बात करते हैं तो जो उसके एक्स वाई प्लेन जब हम ड्रा करते हैं तो ये उसके जो पॉइंट्स, ये जो उसके क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक्स वाई प्लेन जो है उसके क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। इसी तरह जब हमारे पास अगर आ जाएगा एक्स वाई जी प्लेन, तो अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं उसके क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। जब हमारे पास एक्स वाई जी प्लेन आ जाता है, एक्स वाई जी स्पेस आ जाती है, तो उसके जो ड्रॉ होते हैं वो ऑक्टेंट्स होते हैं और ऑक्टेंट्स उसके 8 होते हैं, ठीक है। तो जो जब हमारे पास 3D स्पेस की बात हुई है तो उसमें ऑक्टेंट्स आ जाएंगे, अगर एक्स वाई प्लेन की बात हुई है तो उसमें क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं, 4 उसके क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब मैं आपको एक ड्रा करके दिखा देती हूँ कि ऑक्टेंट्स कैसे ड्रा होते हैं, क्योंकि ये 3D स्पेस है, ये कभी भी प्लेन पेपर पे जो है वो ड्रा नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्लेन जो है एक्स वाई इसमें बन रहे हैं, आप इसी को देख सकते हैं, ये प्लेन पेपर है और इसमें 2 ही एक्सिस हैं, एक्स और वाई। तो ये स्पेस को कभी भी ड्रा नहीं कर सकता, ये जस्ट हमें ज्यूम करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे जो एक्स वाई जी एक्सिस था, इसमें जो एक्स एक्सिस था बेसिकली अगर हम ये मैंने बॉल पॉइंट अपनी जहाँ पे रखी हुई है, ये बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट था, तो इसको हम यहाँ पे तो ड्रा नहीं कर सकते, इसको फिर हमने यहीं पे ड्रा किया है। बेसिकली ये जो 3D स्पेस है ये ड्रा नहीं हो सकती। अब जो मैं आपको ऑक्टेंट्स की बात बताने लगी हूँ कि ऑक्टेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स वाई और जी जो है 3D स्पेस है, तो 3D स्पेस को 2D प्लेन में जो है वो ड्रा करना ज़रा मुश्किल होता है। अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो गिवन है P, यहाँ पे एक पॉइंट P गिवन है जो कि एक्स वाई और Z है, ठीक है, एक्स वाई और Z है। यहाँ पे एक x पॉइंट है, मैंने यही बताया ना कि x यहाँ पे होगा, y और z ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ मैं कहती हूँ कि x पॉइंट है, कोई भी x पॉइंट ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, कुछ भी ले लें, मैंने x ही ले लिया है। यहाँ पे x, अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे y होगा, x और z यहाँ पे ज़ीरो होंगे, और यहाँ पे कोई पॉइंट z होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, और x और y जो हैं वो ज़ीरो होंगे, ऐसा ही है। अब मैंने ड्रा करने हैं इसके ऑक्टेंट्स, इसके सारे ऑक्टेंट्स ड्रा नहीं हो सकते, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बस बता देती हूँ। ये आ जाता है,
ऐसा कुछ नहीं बनेगा। इसके ऐसे पॉइंट्स ड्रा होंगे और ये हमारे पास जो है एक ये साइड आ जाएगी, ये साइड आएगी, इसकी 4 साइड्स आ जाएंगी और 4 इसके बैक पे होती हैं, तो वो तो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो ये इसके ऑक्टेंट्स बन जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो 3D पिक्चर या 3D स्पेस जो है वो हम ड्रा करते हैं। अब अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें थोड़ी सी मैं इनइक्वालिटीज़ की बात करूँगी कि इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं इसमें। आपको मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें भी है इंटरप्रेटिंग इक्वेशन, एंड inequalities geometrically। अब इसमें आपकी बुक में भी मौजूद है कि अगर हमारे पास z जो है एक्स वाई जी प्लेन की बात की, तो अगर z हमारे पास हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो अगर z आ जाता है तो ये हाफ स्पेस होगी जो कि कंसिस्ट कर रही होगी पॉइंट्स पे एक्स वाई प्लेन पे। जो है मैंने यही बताया ना कि अगर एक्स और वाई के पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर एक्स और वाई के पॉइंट्स दिए हैं और z जो है वो आ जाता है ज़ीरो के इक्वल, तो हमारे पास जो लाइंस ड्रा होंगी वो किसके पैरेलल होंगी, z के। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे x का पॉइंट दिया हुआ है, इसी स्पेस से देख लेते हैं, ये x का पॉइंट फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं कहती हूँ ये x पे लाइन ड्रा एक हुई है, x के पॉइंट को हमने ड्रा किया, यहाँ पे एक y पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स सपोज यही आ जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये x और y पे जो पॉइंट्स ड्रा किए हैं वो z के पैरेलल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसी तरह जब बात इधर से मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ कि अगर हमारे पास y और z के पॉइंट्स गिवन हैं तो वो x के पैरेलल कैसे आते हैं। आप देखें ये हमारे पास z का पॉइंट गिवन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट गिवन है y का, यहीं पे पॉइंट गिवन है ना y का, तो आप देख सकते हैं ये z की लाइन y की लाइन ड्रा की है, ये z की लाइन ड्रा की है, तो ये x के पैरेलल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं y की, तो मैंने एक पॉइंट जो z से ड्रा किया है z एक्सिस से, और एक पॉइंट जो x एक्सिस से ड्रा किया है वो बिल्कुल y के पैरेलल आ रहा है। यानी कि x और y, मैंने वही बात पहले आपको बताई कि अगर x और y के पॉइंट्स गिवन हैं तो वो z के पैरेलल आ रहे हैं, अगर y और z के पॉइंट्स गिवन हैं तो वो x के पैरेलल आ रहे हैं, अगर x और z के पॉइंट्स गिवन हैं तो वो y के पैरेलल आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब हमारे पास, मैंने पहले चीज़ क्या बताई कि z ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होगा, हाफ स्पेस बनेगी, और दूसरी क्या बात बनेगी कि एक्स वाई प्लेन जो है वो पैरेलल होंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास x जो है वो इक्वल आ जाता है -3 के, अगर x इक्वल आ जाता है -3 के, तो वहां पे हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, यानी कि x अगर -3 है तो हम x एक्सिस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रा हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है z ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, अगर z हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। तो जब z ज़ीरो है इसका मतलब है वो एक्स वाई प्लेन में चला गया है, ऐसा ही है, z जब ज़ीरो है तो वो एक्स वाई प्लेन में चला गया है। और जब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है तो एक्स वाई प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब यही है ना कि x नेगेटिव है, y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि y पॉजिटिव है। ग्रेटर और लेस की बात हो रही है तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो x नेगेटिव कहाँ पे होता है, x नेगेटिव जो है
वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में y जो है वो पॉजिटिव होता है। जब इस तरह के पॉइंट्स गिवन हो तो हम लिख सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, और यानी कि x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, z भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, तो वो कौन से अब हमारे पास 3D स्पेस आ गया। 3D स्पेस में मैंने क्या बताया कि ऑक्टेंट्स यूज होते हैं, क्वाड्रेंट्स यूज नहीं होते, ऑक्टेंट्स यूज होते हैं। तो x y z जो है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में आएंगे। जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन में x और y जब पॉजिटिव होते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी तरह जब एक्स वाई जी स्पेस में एक्स वाई जी जो है वो पॉजिटिव होंगे तो वो किस में आएंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट में आएंगे। तो हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसी स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके ही, कि जो है डिस्टेंस एंड स्फीयर इन स्पेस। पहले मैंने स्पेस की बात की है, स्पेस क्या होती है, 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होती है, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसी से सारा रिलेट कर रहा था। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही लेके तो 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए डिस्टेंस और स्फीयर इन स्पेस जो है वो फाइंड करना सिखाती हूँ कि डिस्टेंस कैसे हमने फाइंड करना है 3 डायमेंशनल स्पेस में या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और स्फीयर का जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन स्फीयर की अगर हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस तो हमारे पास होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब हम बात करते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स तो गिवन है। पहले हम जब डिस्टेंस फाइंड करते थे तो हमें पी के पॉइंट्स लाइक मिलते थे। अगर एक्स वाई प्लेन की ही बात कर लूँ तो हमारे पास पी के पॉइंट एक्स वाई होते थे। अगर P1 आ रहा है तो P1 के x1 y1 होंगे, P2 के x2 y2 होंगे। तो इनका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर लेते थे। अगर हमने डिस्टेंस P1 और P2 को फाइंड करना होता था तो हम ऐसा करते थे कि x2 में से माइनस कर लेते थे x1 को होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट ले लेते थे। तो जब हमारे पास बात अब 3 डायमेंशनल स्पेस की, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हो रही है, तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला ये है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लाइक मैं कहती हूँ P1 जो कि P1 में पॉइंट्स आ जाएंगे। अब 3D की बात हो रही है तो एक्स वाई जी ही आएंगे, तो मैं कहती हूँ ये x1 y1 और z1 बन जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट P2 उसमें हम कह लेते हैं कि x2 y2 और z2 आ जाते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम प्लेन में फाइंड करते थे डिस्टेंस के P1 P2 का मैग्नीट्यूड। अब ये हम मॉड क्यों लगाते हैं, मैग्नीट्यूड का साइन क्यों लगाते हैं, ये डिस्टेंस को क्यों शो कर रहा है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो P1 P2 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा। अब उसमें हम क्या करते थे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो इसमें हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात होगी तो वहाँ पे हमने जो डिस्टेंस है वो ऐसे फाइंड करना है। अब आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ, फिर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं कहती हूँ फाइंड करें द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
पॉइंट्स क्या क्या हैं, P1 के हमें वैल्यू गिवन है 2, 1 और 5 एंड P2 अगर आ जाता है यहाँ पे -2, 3 और 0। अब मैंने जो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि P1 का पहला पॉइंट x1 होगा, y1 होगा, z1 होगा, इसी तरह P2 में x2, y2, z2 होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो x1 क्या बन रहा है, x1 इज इक्वल टू 2 बन रहा है। इसी तरह y1 की अगर बात करें तो y1 क्या बन रहा है, 1। इसी तरह z1 की बात करें तो z1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अब P2 को अगर हम देख लें तो P2 में x2 क्या है, -2, y2 क्या है 3 और z2 क्या है 0। तो इस तरह हमारे पास x1 y1 z1 आ गया और x2 y2 z2 आ गया। अब हम इजीली फार्मूला यूज करके तो इन पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है हमने P1 P2 के दरमियान, ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसमें x2 माइनस x1 की बात हुई थी तो x2 यहाँ पे है -2, दरमियान में माइनस साइन, और x1 क्या है 2 होल का स्क्वायर, प्लस सेकंड क्या था y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 1 होल का स्क्वायर, प्लस थर्ड वैल्यू क्या थी z2 माइनस z1 का स्क्वायर, तो z2 क्या है 0 माइनस और z1 क्या है 5, सॉरी x2 जो है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 -5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 45 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया इन दो पॉइंट्स के दरमियान। उसके बाद मैंने बोला है डिस्टेंस एंड स्फीयर इन द स्पेस, तो स्फीयर की बात भी साथ ही मैं कर लेती हूँ कि स्फीयर की इक्वेशन हमने कैसे फाइंड करनी है। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, अब आपको मैं इससे पहले थोड़ी सी सर्कल का बता देती हूँ कि सर्कल के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या यूज़ करते थे कि जब हमारे पास सर्कल की बात होती है तो हम x और y की वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास सर्कल की बात होती है तो हम x और y की वैल्यूज़ लेते हैं। जब हमारे पास स्फीयर की बात होती है तो x, y और z की वैल्यूज़ आ जाती हैं। लाइक यहाँ भी मैं बता देती हूँ यहीं पे, फॉर एग्जाम्पल जब हमने सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो हम लिखते हैं x माइनस a होल का स्क्वायर प्लस y माइनस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, जिसमें हमारे पास जो x और y होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसके अलावा जो a होता है वो इसका क्या होता है, सेंटर होता है। इसी तरह b जो है वो भी सेंटर होता है और r जो है वो क्या होता है, r इसका रेडियस होता है। तो सर्कल का रेडियस, सर्कल का सेंटर क्या होता है a b, सर्कल का रेडियस क्या होता है r होता है। और x और y हमारे पास क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, हम इनको कहते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। ये तो मैंने सर्कल की बात की, सर्कल में x और y यूज करते हैं। जब मैंने स्फीयर की बात करनी है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन स्फीयर के लिए क्या होगी, इसमें हमारे पास जो सेंटर आ जाएगा स्फीयर की, अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो इसमें सेंटर आ जाएगा, मैं ले लेती हूँ x माइनस एक्स नॉट होल का स्क्वायर, यानी कि x नॉट सेंटर आ गया एक, प्लस y माइनस वाई नॉट होल का स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें हमारे पास जो सेंटर पॉइंट्स होंगे, सेंटर जो होगा वो होगा x नॉट, y नॉट और z नॉट। लाइक ये भी हम अगर a b c की फॉर्म में लिखें तो a b c लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे सेंटर क्या आ जाता है हमारे पास, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट। और यहाँ पे एक्स वाई जी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, उसी तरह जैसे मैंने सर्कल का बताया है। और उसके बाद जो ए है हम उसे ले लेते हैं, इसका ये है रेडियस, तो ये इसका आ जाता है रेडियस। तो जब सर्कल की बात होती है तो उसमें 2D आ जाती है, एक्स वाई प्लेन्स आ जाते हैं। जब स्फीयर की बात होती है तो उसमें 3D आ जाता है, एक्स वाई जी। ठीक है, तो जब अब हम पढ़ ही 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसमें हम स्फीयर को यूज़ कर लेते हैं जब हमारे पास अगर एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यूज मौजूद हों। अगर हमारे पास जी जो है वो 0 हो जाए तो हमारे पास एक्स और वाई रह जाएंगे, और एक्स और वाई जो हैं वो हमारे पास फिर सर्कल बन जाता है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है स्फीयर की वो मैंने आपको बता दी, एक्स माइनस एक्स नॉट होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल का स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नॉट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट है वो सेंटर है सर्कल के, सॉरी स्फीयर के, और ए जो है वो उसका रेडियस है, और एक्स वाई जी जो है वो उसके आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसके रिलेटेड करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड करें सेंटर और रेडियस स्फीयर का, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस का सॉरी स्फीयर का रेडियस और सेंटर फाइंड करें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन हमें गिवन हो अगर फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लाइक ऐसी कोई इक्वेशन हमें गिवन है। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है सेंटर और रेडियस स्फीयर का। सबसे पहले तो हमें एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट की वैल्यूज बनानी पड़ेंगी कि एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट क्या बनता है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम वैल्यूज एक्स वाली इकट्ठी कर लें, वाई वाली इकट्ठी कर लें और जी वाली इकट्ठी कर लें, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x अगर हम इकट्ठा कर लें, इसी तरह वाई स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो वाई स्क्वायर ही रहने दें, ऐसे कर लें। और जी स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है, -4z, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास थोड़ी सी एक्स वाई जी की फॉर्म बन रही है। अब हमने क्या करना है, हम ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट की वैल्यूज आ जाएं। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम 3/2 जो है उसका स्क्वायर ऐड करें इसमें, उसके अलावा इसको कंप्लीट कर, इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमें 3/2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास एक्स प्लस 3/2 होल का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास फुल इक्वेशन बन जाती है। कंप्लीट स्क्वायर करना है ना। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि y जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास y की कोई सेकंड वैल्यू मौजूद नहीं है, तो वाई स्क्वायर ही हम इसे लिखेंगे। इसके बाद अगर जी स्क्वायर -4z देखा जाए तो जी स्क्वायर -4z का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम अगर -4/2 का स्क्वायर ले लें, -4/2 का स्क्वायर अगर हम ले लें तो इसका भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम दोनों साइड पे 3/2 होल का स्क्वायर -4/2 होल का स्क्वायर जो है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर ले लें, इसी तरह वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस जी स्क्वायर -4z प्लस -4/2 का स्क्वायर ले लें प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने बोला कि इस साइड पे जब ऐड करना तो दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो दूसरी साइड पे हम ऐड करेंगे 3/2 होल का स्क्वायर प्लस -4/2 होल का स्क्वायर। अब ये 1 कांस्टेंट वैल्यू है, हम उस साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, ऐसे वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -4z प्लस इंटू -4/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर प्लस इंटू
4/2 होल स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हम अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3/2 होल का स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास x+3/2 होल का स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं x+3/2 होल का स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab अगर किया जाए तो हमारे पास ये बन जाता है a + b होल का स्क्वायर। ये चीज़ हमने यूज़ किया प्लस y² प्लस, अब अगर इसमें देखें तो ये a² + b² - 2ab वाली फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे z - 4/2 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका भी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये ऐसा भी लिख सकते हैं z - 2 होल का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरह इस साइड पे आए तो 3 3s are 9/2 2s are 4 प्लस 16/4 प्लस 1। इसको सॉल्व कर तो ये हमारे पास आ जाएगा x+3/2 होल स्क्वायर प्लस y² प्लस z - 2 होल का स्क्वायर। चाहे तो हम 4/2 लिख लें, चाहे हम जस्ट 2 लिख लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विच इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 9 + 16 + 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम अगर हम यहीं से देख लें, ये फर्दर सॉल्व करने से आ जाएगा 21/4। चलें, अब अगर हम जर्नल अपनी इक्वेशन देखें स्फीयर के लिए जो हमने बनाई थी, वो थी स्टैंडर्ड इक्वेशन स्फीयर की x - x0 का स्क्वायर, जिसमें हमारे पास x0 सेंटर था, y - y0 का स्क्वायर था तो y0 सेंटर था, z - z0 का स्क्वायर था तो z0 जो है वो सेंटर पॉइंट्स थे। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो x+3/2 होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3/2 सेंटर नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब x माइनस है ना, x - x0, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3/2 के साथ इसका मतलब है माइनस होगा। तो एक हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाता है, एक सेंटर पॉइंट आ जाता है हमारे पास -3/2। अब दूसरी वैल्यू देखें y² का मतलब है y - 0 होल का स्क्वायर। y में 0 माइनस करें, होल का स्क्वायर करें तो वही चीज़ बन जाती है। तो इसका मतलब है दूसरा सेंटर पॉइंट हमारे पास 0 आ रहा है। और थर्ड वाले को देखें तो ये ऑलरेडी माइनस में है, यानी कि ये चीज़ प्लस में होगी, तो इसका मतलब है थर्ड सेंटर पॉइंट हमारे पास 2 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास 3 सेंटर बने हैं, -3/2, 0 और 2। अब जब हम रेडियस की बात करते हैं तो हमारे पास था, इस साइड पे आई है वैल्यू 21/4। तो 21/4 मैंने क्या बताया कि a जो है वो रेडियस है। अब ये तो हमारे पास a² वाली फॉर्म बन रही है ना, a² वाली फॉर्म, तो इसका मतलब है हमने इसे a बनाना है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये तो a² था ना, इसको a बनाना है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाए, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √21/2। इसका मतलब है जो इसका रेडियस है यानी कि a है वो आ जाएगा √21/2। तो इस तरह हमारे पास स्फीयर का सेंटर और स्फीयर का रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। फर्दर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो वहां से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, यही चीज़ें